जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना को पढ़ेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको देखेंगे। इनसे जो पेपर में प्रश्न बन सकते हैं उन फैक्ट को हम देखेंगे इस क्लास में। सबसे पहले तो अगर आप नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इस नंबर पर मैसेज करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी और अगली क्लास कौन सी रचना पे लेकर आनी है इसके मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर क्लास लेकर आऊंगा अगली। ठीक, रचना की बात करें, आज कौन सी रचना का अध्ययन कर रहे हैं हम? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक कौन है दोस्तों? ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक, दिनकर जी ने लिखी है ये। और प्रकाशन वर्ष की बात करें, इसके प्रकाशन वर्ष की, तो कब प्रकाशित हुई है? 1956 में। कब प्रकाशित हुई? 1956 में। इसको दोस्तों 1959 में यानी प्रकाशन के 3 वर्ष बाद ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। प्रकाशन के 3 वर्ष बाद यानी 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1959 में। और किस विषय पर यह पुस्तक लिखी है दिनकर जी ने? तो भारतीय संस्कृति के साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है। दोस्तों, दिनकर जी ने 1-1.5 साल तक बहुत गहन अध्ययन किया और भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं थी, भारत का जो प्राचीन इतिहास था, उसकी जानकारी इकट्ठा करके उसको अलग अलग किताबों से इन्होंने पढ़ा और ज्यादातर इन्होंने अपनी सामग्री अंग्रेजी की किताबों से ली। ये इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ज्यादातर इस पुस्तक की जानकारी कहां से एकत्रित की रामधारी सिंह दिनकर जी ने? अंग्रेजी की पुस्तकों से। तो अलग अलग पुस्तकों से पढ़कर उनकी अलग अलग पुस्तकों की जानकारी को इन्होंने एक जगह रख दिया है, जिससे हमें इधर उधर भटकना ना पड़े और भारत की सभी सभ्यताएं संस्कृति हमें एक ही पुस्तक में मिल जाए। इसका काम किसने किया है? दिनकर जी ने। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार आपको पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे भारत का इतिहास, सभ्यताएं, संस्कृति का आपको पता चल जाएगा। ठीक, प्रमुख तथ्य की बात करें तो इस पुस्तक की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न बन जाएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दिनकर ने जो बात इस पुस्तक के संस्करण के लिए लिखी है उसे लेखक का निवेदन नाम से संकलित किया गया है। ठीक, तो प्रस्तावना तो किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, और लेखक ने जो इस पुस्तक की जानकारी दी है उसको क्या नाम दिया लेखक ने? लेखक का निवेदन। तो ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बन जाएगा लेखक का निवेदन कौन सी रचना में है? तो कौन सी रचना में है? संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक, आगे देखिए, इस पुस्तक को दिनकर इतिहास ग्रंथ नहीं साहित्य का ग्रंथ मानते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि दिनकर जी ने इसे इतिहास का ग्रंथ नहीं माना बल्कि साहित्य का ग्रंथ माना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हुए इसको क्या मानते हैं? साहित्य का ग्रंथ ही मानते हैं। ठीक, पूरे भारतीय संस्कृति को इन्होंने 4 क्रांतियों में बांटा है। कितनी क्रांतियों में बांटा है? 4 क्रांतियों में बांटा है। ठीक, 4 क्रांतियों में बांटा है। कौन कौन से क्या क्या नाम है? तो यह है 4 क्रांतियां। आर्यों का भारतवर्ष में आगमन या आर्यतर जातियों से संपर्क, पहली क्रांति। ठीक, दूसरी क्रांति क्या है? महावीर एवं बुद्ध द्वारा स्थापित संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह। ठीक, यानी पहली जो क्रांति है, दिनकर जी ने कौन सी पहली क्रांति मानी है? जब आर्य भारतवर्ष में, भारत के क्षेत्रफल में आए थे। ठीक, और दूसरी क्रांति कब मानी इसने? जब महावीर
और बुद्ध का जन्म हुआ था और तब उन्होंने स्थापित संस्कृति थी जो पहले से ब्राह्मणों की, उसका विरोध किया और अपनी खुद की संस्कृति स्थापित की। ठीक, उसके बाद में तीसरी क्रांति कब मानी? जब इस्लाम का भारत में आगमन हुआ। ठीक, तब मानी। तो तीसरी क्रांति का नाम क्या है? इस्लाम का आगमन और विजय। और चौथी क्रांति कब मानी? जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, भारत में यूरोप का आगमन। ठीक, तो ये चार क्रांतियां इस पुस्तक में दी हैं दिनकर जी ने। ठीक, लेखक का निवेदन नाम से जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़ेंगे। ठीक, लेखक का निवेदन किसने लिखा है? दिनकर जी ने लिखा है। ठीक, लगभग 2 वर्षों के अध्ययन के बाद मेरे सामने ये सत्य उद्भासित हुआ, सत्य उद्भासित हो उठा था कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियां हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कितने वर्षों का अध्ययन रहा इसमें? 2 वर्षों का। ठीक, इसमें 4 बड़ी क्रांतियां हुई हैं। इसने कितने अपने पूरे भारतीय इतिहास की 4 क्रांतियों का इन्होंने जिक्र किया है और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए थे, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर, आर्यतर यानी आर्य से अलग जाति। ठीक, आर्य तो गए आर्य जाति वाले। ठीक, और आर्यतर यानी आर्य से अलग, आर्य इतर, इतर यानी होता है अलग। ठीक, तो भारतवर्ष में उनका आर्य से अलग जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्य से अलग जातियों से मिलकर, ठीक, आर्य इतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों एवं हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्यतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। तो बुनियादी संस्कृति कौन सी बनी? आर्य और आर्य से अलग जातियों का जब मिलन हुआ तो उनकी संस्कृतियों से ही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। ठीक, दूसरी क्रांति की बात करें, पहली क्रांति तो गई आर्य वाली। ठीक, अब दूसरी क्रांति कौन सी है? महावीर और गौतम बुद्ध वाली। ठीक, महावीर और गौतम बुद्ध वाली। महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित, अपनी इच्छा के अनुसार दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में सवाल भी उत्पन्न हुए, यानी खराबी भी पैदा होने लगी और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गंदलापन आया वह काफी दूर तक इन्हीं सवालों का परिणाम था। यानी इस गौतम बुद्ध और महावीर की जो संस्कृति थी इसमें भी खराबी पैदा हो गई थी और जिससे बहुत नुकसान हुआ हमारी संस्कृति को। ठीक, तीसरी क्रांति की बात करें दोस्तों, तो तीसरी क्रांति कौन सी है? जब इस्लाम का आगमन भारत में हुआ था। ठीक, इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा था और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। तो ये तीसरी क्रांति है। चौथी क्रांति कौन सी है? जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ। ठीक, हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ तथा उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नव जीवन का अनुभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। तो इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है इस पुस्तक में। ठीक, पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वह नाम मन में आकर फिर लौट गया और मुझे यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक को मैं संस्कृति के 4 अध्याय कहूं। तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों। संस्कृति के 4 अध्याय नाम रखने से पूर्व लेखक के मन में कौन सा नाम रखने का आया था? तो क्या सोची थी लेखक ने? पहले भारतीय संस्कृति के 4 सोपान ये नाम रखने की सोची थी, लेकिन बाद में फिर इन्होंने कौन सा नाम रख दिया? संस्कृति के 4 अध्याय। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक का पूर्व
जो मन में आया था, लेखक के मन में जो नाम, वो नाम क्या है? तो नाम क्या है? वो भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। ठीक, आगे देखिए, इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी की पुस्तकों से जो फैक्ट लिए हैं, बहुत ज्यादा लिए हैं दिनकर जी ने इसमें। ठीक, किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में मिल जाए, यानी एक ही पुस्तक में संपूर्ण इतिहास की जानकारी मिल जाए। अंग्रेजी में भी ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी। ठीक, और अंग्रेजी में ऐसी कोई पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों को तो काम नहीं चलता, उन पाठकों का तो काम नहीं चलता जिनके लिए मैंने यह ग्रंथ लिखा है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं, साहित्य का ग्रंथ कहता हूं, साहित्य का ग्रंथ कहता हूं। तो अधिकतर सामग्री इस पुस्तक की कहां से ली गई है? अंग्रेजी की पुस्तकों से। ठीक, और इस पुस्तक को दिनकर जी इतिहास नहीं क्या मानते हैं? साहित्य का ग्रंथ मानते हैं। ठीक, और लेखक का निवेदन जो ये लिखा है, कब लिखा था? 1956 में। ठीक, अब प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना किसने लिखी है दोस्तों? ये नेहरू जी ने लिखी है। ठीक, नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे मित्र और साथी दिनकर ने अपनी पुस्तक के लिए जो विषय चुना है वह बहुत ही मोहक और दिलचस्प है। यह ऐसा विषय है जिससे अक्सर मेरा अपना मन भी ओत-प्रोत रहा है और मैंने जो कुछ लिखा है उस पर इस विषय की छाप अपने आप पड़ गई है। अक्सर मैं अपने आप से सवाल करता हूं, भारत है क्या? उसका तत्व या सार क्या है? वे वे शक्तियां कौन सी हैं जिनसे भारत का निर्माण हुआ तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका संबंध क्या है? तो ये कौन लिख रहा है? नेहरू जी ने लिखा है। ठीक, नेहरू जी कहते हैं आगे कि मेरा ख्याल है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस संपूर्ण विषय के साथ अकेला ही न्याय कर सके। फिर भी इसके कुछ खास पहलुओं को लेकर उन्हें समझने की कोशिश की जा सकती है। कम से कम यह तो संभव है ही कि हम अपने भारत को समझने का प्रयास करें। हालांकि यद्यपि सारे संसार को अपने सामने न रखने पर भारत विषयक जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वह अधूरा होगा। यानी भारत की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें पूरे संसार की भी थोड़ी बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके भारत की पूरी जानकारी मिलेगी। अन्यथा हमें भारत की भी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक, क्योंकि भारत का संबंध पूरे संसार से कहीं ना कहीं ठहरता है। आगे देखो, भारत की ओर देखने पर मुझे लगता है, जैसा कि दिनकर ने भी जोर देकर दिखलाया है, कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामाजिक है और उसका विकास रूप के साथ सामाजिक और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। एक और तो इस संस्कृति का मूल आर्यों से पूर्व मोहनजोदड़ो आदि की सभ्यता तथा द्रविड़ों की महान सभ्यता तक पहुंचता है। दोस्तों, आर्यों से भी पूर्व थी किसकी सभ्यता? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आर्यों से भी पहले थी यहाँ। ठीक, और द्रविड़ों की सभ्यता। और दोस्तों, ये सभ्यताएं बहुत विकसित थी। इस समय भारत बहुत विकसित भारत था। ठीक, ये महान सभ्यता तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस संस्कृति पर आर्यों की बहुत गहरी छाप है जो भारत में मध्य एशिया से आए हैं। जो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ठीक, कहां से आए थे आर्य? कहां से आए थे भारत में? मध्य एशिया से। ठीक, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेहरू जी ने क्या कहा है? भारत में आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। पीछे चलकर यह संस्कृति उत्तर पश्चिम से आने वाले तथा फिर समुद्र की राह से पश्चिम से आने वाले लोगों के लिए से बार बार प्रभावित हुई। ठीक, बहुत से
मनीषी यानी विद्वान मार्क्सवाद और उसकी शाखाओं की ओर आकृष्ट हुए, यानी उसकी ओर आकर्षित हुए और उसमें चले गए मार्क्सवाद की विचारधारा में। इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्सवाद ने ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण उपस्थित करके समस्याओं पर सोचने और समझने का काम में हमारी सहायता की है। ठीक, समस्याओं पर सोचने और समझने के काम में मार्क्सवादी विचारधारा ने हमारी भी सहायता की है, लेकिन आखिर को वह भी संकीर्ण मतवाद बन गया, यानी आखिर में उसमें भी खराबी पैदा हो गई और जीवन की आर्थिक पद्धति के रूप में उसका चाहे जो भी महत्व हो, हमारी बुनियादी शंकाओं का समाधान निकालने में वह नाकामयाब है। यानी हमारी बुनियादी जो समस्याएं हैं उसका समाधान मार्क्सवादी विचारधारा के पास भी नहीं है। ठीक, यह मानना तो ठीक है कि आर्थिक उन्नति जीवन और प्रगति का बुनियादी आधार है, लेकिन जिंदगी वहीं तक खत्म नहीं होती, वह आर्थिक विकास से कहीं ऊंची चीज है। इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं, एक और तो सातत्य का सिद्धांत, ठीक, दूसरी ओर परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये इतिहास के अंदर कौन से दो सिद्धांत काम करते हैं जिसका नाम नेहरू जी ने लिया है, वो है सातत्य का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारे आचरण की तुलना में हमारे विचार और उद्गार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। बातें तो हम शांति और अशांति की करते हैं, मगर काम हमारे कुछ और ही होते हैं। सिद्धांत तो हम सहिष्णुता का बघाड़ते हैं, लेकिन भाव हमारा यह होता है कि सब लोग वैसे ही सोचें जैसे हम सोचते हैं, और जब भी कोई हमसे भिन्न यानी अलग प्रकार से सोचता है तब हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक, नेहरू जी कह रहे हैं ऐसा। ठीक, घोषणा तो हमारी यह है कि स्थित प्रज्ञ बनना, यानी हमारी बुद्धि कैसी बने, शांत, ठीक, बननी चाहिए, लेकिन अर्थात कर्मों के प्रति अनासक्त रहना हमारा आदर्श है। लेकिन काम हमारे बहुत नीचे के धरातल पर चलते हैं और बढ़ती हुई अनुशासनहीनता हमें व्यक्तिक और सामाजिक दोनों ही क्षेत्र में नीचे ले जाती है। यानी अनुशासनहीनता व्यक्तिगत यानी खुद को भी नीचे ले जाती है और सामाजिक स्तर पर भी हम नीचे जाते हैं। ठीक, पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास जगा था अब तो वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नई और न नए, न पुराने आदर्श हैं हमारे पास और न ही नए आदर्श हैं, और हम बिना यह जाने हुए बहते जा रहे हैं कि हम किधर को या कहां जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास न तो कोई मानदंड है, न कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वह अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। यानी नई पीढ़ी को ये निश्चित दिशा नहीं है कि उसे कहां जाना है, नई पीढ़ी बिल्कुल भटकी हुई है। ठीक, भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाते तो हम भारत को भी समझने में असमर्थ हैं। ठीक, और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सबके सब अधूरे रह जाएंगे और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। तो ये प्रस्तावना नेहरू जी ने कब लिखी थी? 1955 में। ठीक दोस्तों, प्रकाशित होने का समय एक अलग है और लेखक लिखता रहता है बहुत समय से, और कब लिख लेता है उसको प्रकाशित करने से पहले उसकी प्रस्तावना सब लिखनी पड़ती है, इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1900। इसका प्रस्तावना का कब लिखी थी नेहरू जी ने? 1955 में। ठीक, आगे देखो, अब इसके अध्यायों की बात करेंगे। 4 अध्याय हैं इसके।
इसका 4 अध्यायों में विभाजन किया गया है। ठीक, पहला अध्याय कौन सा है, हमने देखा था भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। पहला अध्याय क्या है, पहला अध्याय है इसमें भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसमें दोस्तों कितने प्रकरण हैं, 3 प्रकरण हैं। ये प्रकरण आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से अध्याय में कितने प्रकरण हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तीसरे अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चौथे अध्याय में 17 प्रकरण हैं। ठीक, तो ये प्रकरण आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से अध्याय में कितने प्रकरण हैं इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक, दूसरे अध्याय का नाम क्या है दोस्तों, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। दूसरे अध्याय का क्या नाम है, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तीसरे अध्याय का हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक, तीसरे अध्याय में इस्लाम आ गए थे। दूसरे अध्याय में महावीर और गौतम बुद्ध का जो जब उदय हुआ तो उन्होंने प्राचीन हिंदुत्व का विरोध किया। तीसरे अध्याय में इस्लाम आ गया था। चौथे अध्याय की बात करें तब अंग्रेज आ चुके थे यूरोप से। ठीक, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ठीक, चौथे अध्याय का नाम, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से अध्याय का क्या नाम है तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको इनके जो नाम है बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल यहां से आपको सही जोड़ी बनाने को भी मिल सकते हैं। ठीक, आपको ध्यान में रखने इसके नाम। आगे देखो, अब प्रथम अध्याय को हम पढ़ते हैं। प्रथम अध्याय कौन सा है, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। प्रथम 3, इसमें कितने प्रकरण हैं, 3 प्रकरण। प्रथम प्रकरण का क्या नाम है, भारतीय जनता की रचना। दूसरा प्रकरण है आर्य द्रविड़ समस्याएं। तीसरा प्रकरण है आर्य और आर्य इतर यानी आर्य से अलग संस्कृतियों का मिलन। प्रथम प्रकरण को पढ़ते हैं, भारतीय जनता की रचना। ठीक, अब इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देखते हैं। सबसे युक्ति संगत अनुमान यह है कि आदमी यदि पहले पहल भारत में उत्पन्न हुआ हो तो वह उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में जन्मा होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत में कोई आदमी पहले पहल उत्पन्न हुआ होगा तो वह उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में जन्मा होगा। ठीक, आगे देखो, जन विज्ञान ने संसार की सभी जातियों को मुख्यतः 3 नस्लों में बांट रखा है। किसने, जन विज्ञान ने कितनी नस्लों में बांट रखा है, 3 नस्लों में। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, 3 नस्लों में बांट रखा है। कौन कौन सी है ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। पहली नस्ल है गोरे लोगों की, गोरे लोगों की जिन्हें हम काकेशियन के नाम से जानते हैं, काकेशियन भी कहते हैं। तो ये फैक्ट, दोनों इफेक्ट कौन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। काकेशियन कहते हैं वो कौन से लोग हैं, गोरे लोग। ठीक, फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। दूसरी नस्ल की बात करें तो वे लोग हैं जिनका रंग कैसा है, पीला रंग। तो पहली नस्ल गोरे लोगों की, दूसरे जो नस्ल हैं वह पीले रंग वाले लोगों की, जिन्हें और जो मंगोल जाति के हैं। कौन सी जाति के, पीले रंग वाले, मंगोल जाति के। तो ये फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं, तीनों के तीनों ही। तीसरी नस्ल की बात करें तो तीसरी नस्ल में काले रंग वाले लोग आते हैं। ठीक, और जो इथोपियन परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं, इथोपियन परिवार के। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता। ठीक, एक दूसरी दृष्टि से विचार करने पर भारतवर्ष में 4 प्रकार के लोग मिलते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। असल में भारतीय जनता की रचना आर्यों के आगमन के बाद ही पूरी हो गई, जिसे हम आर्य या हिंदू सभ्यता कहते हैं। आर्यों ने
भारत में जातियों और संस्कृतियों का जो समन्वय किया, उसी से हमारे हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति का निर्माण हुआ। तो प्रश्न बन जाए दोस्तों सही गलत के रूप में कि आर्य और हिंदू अलग अलग हैं, तो ये गलत है। आर्य और हिंदू एक ही है, ठीक। इनके मिलन से ही हिंदू समाज बना, आर्यों के मिलन से, ठीक। अब सभी इतिहासकार मानने लगे हैं कि द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यंत सुसभ्य जाति थी और भारत में भी सभ्यता का वास्तविक आरंभ इसी जाति ने किया था। द्रविड़ों ने इस देश में कृषि का विकास किया, समुद्र यात्रा करते थे ये लोग, इसकी समुद्र यात्रा की जो परंपरा है इन्होंने चलाई थी, और खेतों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई का उपयोग ये करते थे, नदियों को बांधने का प्रयास करते थे, बांध बनाने का प्रयास करते थे। तो इतनी सभ्य सभ्य जाति थी ये, कौन सी? द्रविड़ जाति। आज के कितने सालों पहले की बात है, ठीक, बहुत पहले, ठीक। प्रकरण 2 की बात करें, आर्य द्रविड़ समस्याएं। आर्य शब्द की उत्पत्ति री धातु से हुई है। फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है, कौन सी धातु से हुई है आर्य शब्द की उत्पत्ति? री धातु से, ठीक। जिसका अर्थ क्या होता है? गति। जिसका अर्थ क्या होता है? गति, ठीक। आर्य कदाचित गत्वर यानी घुमक्कड़ लोग थे, यानी आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक, घुमक्कड़ लोग थे। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर वे भारत पहुंचे। कहां से निकले थे? एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर वे भारत आए थे। और ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश कौन सा था? सप्त सैंधव। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौन सा देश है इनका? सप्त सैंधव। ऐसा किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में, ठीक। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यों का देश सप्त सैंधव था। तो यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला फैक्ट देखिए कि कर्म, ज्ञान और भक्ति में से कर्म तो 16 आने आर्यों की देन है। तो कौन सा कांड आर्यों ने दिया? कर्म कांड, ठीक। कर्म कांड आर्यों की देन है, किंतु ज्ञान और भक्ति का विकास प्रागवैदिक संस्कृति के प्रभाव से हुआ। अचरज की बात है कि कर्म तो समाप्त प्राय है, सारे देश के धर्म साधकों में अब ज्ञान और भक्ति का विशेषतः भक्ति का ही अधिक प्रचार है। आगे देखो दोस्तों, ऋग्वेद नामक जो वेद है, इसमें ऋग्वेद ने केवल 3 ही वर्णों का जिक्र है। इन्होंने 3 ही वर्णों का जिक्र किया है, चौथे वर्ण का जिक्र इन्होंने नहीं किया। शूद्र को चौथे वर्ण के रूप में नहीं माना है। तो प्रश्न बन सकता है यहां पर, ऋग्वेद में कौन से वर्ण को चौथे वर्ण के रूप में नहीं माना गया? तो शूद्र को चौथे वर्ण के रूप में नहीं माना गया, यहाँ पर 3 ही वर्ण माने गए। वैसे तो 4 वर्ण गिनाए जाते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन ऋग्वेद में केवल 3 ही है, शूद्र को हटा दिया गया है। ऋग्वेद में शूद्र नामक वर्ण का जिक्र नहीं है, ठीक। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय भी 3 ही वर्णों की स्थिति बतलाते हैं। तो कौन कौन 3 वर्णों की स्थिति बतला रहे हैं? एक तो ऋग्वेद, दूसरा शतपथ ब्राह्मण, तीसरा तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक। तो ये 3 ही वर्ण की बात करते हैं, चौथे वर्ण का बात इनमें नहीं है, ठीक। आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा अभिशाप यह जाति की प्रथा है, और बड़े से बड़े लोग जाति प्रथा की वाणी से निंदा करने पर भी कर्म में उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। यानी ज्ञानी लोग बहुत से हैं ऐसे जो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझा जाए।
लेकिन बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर उसका जीवन देखें तो कहीं ना कहीं वो भी गरीबों से या नीची जाति वाली लोगों से छुआछूत का जो व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए उनसे छुआछूत करता है, उनसे ऊंच नीच का भेदभाव करता है। ठीक, आगे देखो। देश के अर्थ में हिंदू शब्द का चलन इस्लाम के जन्म से कोई 1000-1500 वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। ईरानी लोग स को ह कहते थे। ठीक, ईरानी लोग स को ह कहते थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स को ह कौन कहते थे? ईरानी लोग। ठीक, अतएव सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, तो सिंधु को हिंदू किसने कहा? ईरानी लोगों ने। ठीक, फैक्ट महत्वपूर्ण है, ईरानी लोगों ने कहा है स को ह, सिंधु को हिंदू। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसी विकृति से आगे चलकर हिंदू और हिंदुस्तान दोनों शब्द निकले। यूनानियों के मुख से ह के बदले अ निकलता था। अब ईरानी, एक तो थे ईरानी जो स को ह कहते थे। ठीक, फिर ईरानियों के बाद कौन आए? यूनानी। ठीक, यूनानी आए, तो यूनानी की क्या दिक्कत थी? इनके मुंह से ह की जगह क्या निकलता था? अ। ठीक, अ निकलता था, अतएव हिंदुओं को उन्होंने इंदो इंदो कहना शुरू किया और इसी दूसरी विकृति से इंडिया का नाम निकला। तो इंडिया का नाम किन्होंने निकाला? यूनानियों ने। और सिंधु से हिंदू किसने किया? ईरानी लोगों ने। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अध्याय, अब हमारा दूसरा अध्याय चालू हो गया है, इसके फैक्ट देखेंगे। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसका पहला प्रकरण देखते हैं, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। वैदिक वाङ्मय, यानी वाङ्मय का मतलब भी साहित्य होता है, कि वैदिक साहित्य काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। तो राजशेखर किसके लेखक हैं? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। ध्यान में रखना है। ने माना कि वेद तीन ही है। राजशेखर ने माना है कि वेद तीन ही है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राजशेखर ने तीन ही वेद माने हैं। ठीक, इन्होंने चौथे वेद को नहीं माना। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीन वेद ही इन्होंने वेद माने हैं। और चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद, इसको ये वेद नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अधिकांश अंश इन्हीं तीनों वेदों का इसी में है, यानी तीनों वेदों की मेन मेन बातें लिखकर अथर्ववेद में लिख दी हैं। ठीक, इसलिए ये मानते हैं कि वेद तो तीन ही है और चौथा वेद तो केवल इनका विशेष घटनाओं का उल्लेख है। ठीक, चौथे वेद में। तो आगे देखो, सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों का प्राधान्य है और यजुर्वेद गद्य में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, कौन सा वेद गद्य में है? यजुर्वेद। फैक्ट ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सा वेद गद्य में है? यजुर्वेद। यज्ञों में मंत्र और गीत गाए जाते थे तथा यजुर्वेद का पाठ होता था। वेदों का पूरा संबंध यज्ञों से था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन जाएगा। वेदों का पूरा संबंध किससे था? तो किससे था? यज्ञ से, यज्ञों से। उस समय जो यज्ञ होते थे, वेदों का संबंध उसी से था। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, वेदांग। वेदांग की बात करें तो वेदों के अंग हैं ये। वेदांग में क्या है कि अशुद्धियों को दूर करने तथा पठन और गायन में होने वाली विविधताओं में व्यवस्था लाने के लिए निम्नलिखित शास्त्र उत्पन्न हुए जो वेदांग कहे जाते हैं। यानी वेदों को किस तरह पढ़ना है, किस तरह उसके मंत्रों का उच्चारण करना है, ठीक किस तरह उसको समझना है, इसका विवरण किसमें किया गया है? इसका विवरण 6 ऐसे विषय हैं जिसमें लिखा गया है। ऐसे शीर्षकों के नाम से 6 शीर्षक हैं। कौन कौन से? शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष
और कल्पसूत्र। ये 6 शीर्षक हैं जिन्हें क्या कहा गया है? वेदांग। यानी वेदों के ही अंग हैं ये। इसमें वेदों को किस तरह पढ़ना है, किस तरह गाना है, किस तरह मंत्रों को समझना है, ये बातें इसमें कही गई हैं। ठीक, तो वेदांग क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ये वेदों के अंग इसलिए माने गए हैं, इनका संबंध वेदों के उच्चारण, उसके गान तथा अर्थबोध से है। इनकी संख्या 6 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कितने हैं वेदांग? 6। कौन कौन से हैं? एक तो है शिक्षा, इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। 6 वेदांगों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, प्रश्न बन सकता है यहां से। ठीक, यह आजकल का फोनेटिक्स या उच्चारण शास्त्र था। सामवेद की शिक्षा का नाम नारद शिक्षा है और यजुर्वेद की शिक्षा का नाम याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य क्या नाम है? याज्ञवल्क्य शिक्षा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सामवेद की शिक्षा को क्या कहते हैं? नारद शिक्षा। और यजुर्वेद की शिक्षा को क्या कहते हैं? याज्ञवल्क्य शिक्षा। इसी प्रकार पाणिनि शिक्षा भी है, पाणिनि शिक्षा भी है। ठीक, छंद की बात करें, दूसरे वेदांग की बात करें, उसका नाम है छंद। ठीक, तो छंद शास्त्र वेद के गायन को नियमित करने के लिए बनाया गया था। यानी गायन किस तरह करना है वेदों का, उसका जिक्र किसमें है? छंद नामक वेदांग में। अब इसका एक ही ग्रंथ पिंगल मिलता है। यानी पिंगल शास्त्र क्या है? छंदों का ही उसमें विवरण है, जिसमें वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का वर्णन मिलता है। किसमें? पिंगल शास्त्र में। निरुक्त, तीसरे वेदांग का क्या नाम है? निरुक्त। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति करने के लिए यह शास्त्र निकला था। निघटु नामक एक ग्रंथ में कठिन शब्दों की तालिका थी। उसी पर यास्क मुनि ने, किसने? यास्क मुनि ने भाष्य बनाया, जो निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो निघटु नामक एक ग्रंथ था, उसमें कठिन शब्दों की तालिका थी, यानी कठिन कठिन शब्द थे इस ग्रंथ में। उसी पर, इसी कौन से ग्रंथ पर? निघटु ग्रंथ पर किसने? यास्क मुनि ने क्या बनाया? भाष्य बनाया। उसी का नाम क्या हुआ? निरुक्त हुआ। ठीक, उसी को निरुक्त के नाम से जानते हैं। यास्क ने ही पहल घोषणा की थी कि शब्द धातुओं से निकले हैं। तो ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहल यह घोषणा किसने की थी कि शब्द धातुओं से निकले हैं? किसने की थी? यास्क मुनि ने। ठीक, अगला जो वेदांग है वो कौन सा है? व्याकरण। अगले वेदांग का नाम क्या है? व्याकरण। पाणिनि की अष्टाध्याय, तो अष्टाध्याय की रचिता कौन है? पाणिनि। ईसा से 700 वर्ष पूर्व बनी। कब लिखी गई है? ईसा से 700 वर्ष पूर्व। पाणिनि से पूर्व के वैदिक व्याकरण को प्रतिसाख्य कहते हैं। तो पाणिनि से पहले के जो वैदिक व्याकरण है उसे क्या कहते हैं? प्रतिसाख्य। प्रतिसाख्य, ठीक, प्रतिसाख्य कहते थे। शिक्षा, छंद, निरुक्त और व्याकरण, असल में यही 4 वेदांग हैं जिनका संबंध वेद के भाषा विषयक विज्ञान से है। किंतु दो और विद्याओं को मिलाकर वेदांग 6 कहे जाते हैं। यानी मूल रूप से तो 4 माने जाते हैं, लेकिन 2 और विद्याएं मिला दी गई उसमें, जिसको मिलाकर वेदांग कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, कौन कौन से 2 और? एक तो है ज्योतिष वेदांग। कौन सा वेदांग है? ज्योतिष वेदांग। यह आर्यों का एकमात्र भौतिक शास्त्र था। जयचंद्र जी का कहना है कि अब वैदिक ज्योतिष का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 5वें वेदांग का क्या नाम है? ज्योतिष। 6वें वेदांग का क्या नाम है? कल्पसूत्र। क्या नाम है? कल्पसूत्र। जिस प्रकार वेदों के कर्मकांड पक्ष के नियमन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण हुआ, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या के लिए कल्पसूत्र बने। तो कल्पसूत्र क्यों बने? ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या के लिए। ठीक, तो ये हो गए अपने वेदांग। कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग हैं। ठीक,
अगली बात करते हैं उपनिषद के ऊपर। उपनिषद वैदिक साहित्य में वेदांगों के बाद उपनिषदों का स्थान आता है। ठीक, तो पहले नंबर पर क्या है? वेद। दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? वेदांगों का। और तीसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? उपनिषदों का। ठीक, मुक्तिक उपनिषद के अनुसार सभी उपनिषदों की संख्या 108 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट है फैक्ट। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कौन से उपनिषद के अनुसार है ये? मुक्तिक उपनिषद के अनुसार। ठीक, किंतु पंडित इनमें से सबको समान महत्व नहीं देते। उपनिषद शब्द का अर्थ कोई पंडित पास बैठना लगाते हैं। उप यानी निकट और निषद यानी बैठना, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि शिष्य गुरु के पास बैठकर वेद का तत्व समझा करते थे। ठीक, उसी प्रक्रिया को उपनिषद कहा गया। द्वितीय अध्याय का जो दूसरा प्रकरण है वो है जैन धर्म के ऊपर। ठीक, इसमें जैन धर्म की बात की गई है। विद्रोह, बगावत या क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका विस्फोट अचानक होता हो। घाव फूटने से पहले बहुत समय तक पकता रहता है। विचार भी चुनौती लेकर खड़े होने के पहले वर्षों अर्ध जागृत अवस्था में फैलते रहते हैं। यानी कहा गया है, कोई भी घाव, जब हमारे कोई घाव होता है, फोड़ा फुंसी होता है, तो अचानक नहीं फूटता, वो धीरे 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 पकता रहता है, एक दिन फूट जाता है। उसी तरह हमारे अंदर जो विचार पनपते हैं वो भी इसी तरह है। हम कोई चीज करने की सोचते हैं तो अचानक ही नहीं कर बैठते, पहले उसकी थोड़ा बहुत विचार आता है, फिर वो विचार सघन होने लगते हैं, फिर आखिर में विस्फोट होता है और हम उस कार्य के प्रति लग जाते हैं जो हम सोचते हैं। ठीक, महावीर और बुद्ध में दो और विशेषताएं थी। एक तो यह कि वे ब्राह्मण को ऊंचा पद देने को तैयार नहीं थे। यानी जो ब्राह्मण की सभ्यता थी, जो ब्राह्मणों के रीति रिवाज थे, ऊंच नीच का जो फर्क करते थे ब्राह्मण, तो उनकी मान्यताओं को महावीर और बुद्ध ने मान्यता नहीं दी। वो नहीं मानते थे, छुआछूत को नहीं मानते थे, ईश्वरवाद को नहीं मानते थे बुद्ध। ठीक, जादू को नहीं मानते थे। दूसरी यह कि वे मनुष्य मात्र को समान समझते थे। ठीक, कौन लोग? महावीर और बुद्ध के जो परंपरा वाले लोग हैं। ठीक, आगे देखिए, जहां तक पिछली बात का संबंध है वह ब्रह्मवाद के ही सिद्धांत का नतीजा है। क्योंकि जब एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तब फिर मनुष्य मनुष्य में भेद करने की बात ही नहीं चल सकती। यानी लेखक कह रहा है कि जो ब्रह्मवाद ये बात कहता है कि सभी मनुष्य में उसी ईश्वर का अंश है, तो फिर यही बात गौतम बुद्ध और महावीर ने कहा कि जब सभी व्यक्तियों में एक ही ईश्वर का अंश है तो उसमें भेदभाव करने का महत्व नहीं है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये हम भेदभाव करके गलत कर रहे हैं। ठीक, अगला फैक्ट देखिए, 1 से 9 तक के अंक, शून्य का गणित संबंधी महत्व और दशमलव पद्धति, इन सारी बातों का आविष्कार भारत में ही हुआ है। अब लेखक भारत की बौद्धिक क्षमता को दिखा रहा है कि भारत में कैसे कैसे लोग हुए थे, क्या क्या उन्होंने आविष्कार किया है। ठीक, तो दशमलव का 1 से 9 तक के अंक, शून्य, गणित संबंधी महत्व, ये भारत में, इनका विचार भारत में हुआ था। ठीक, और यहीं से ये चीजें अरब होकर पहले यूरोप और फिर पीछे सारे संसार में फैली। तो पहले कहाँ गई? हिंदुस्तान अरब में, और अरब से यूरोप में गई, और यूरोप के बाद पूरे संसार में फैल गई। दशमलव पद्धति का ज्ञान आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के समय इस देश में काफी प्रचलित था। बौद्ध धर्म के प्रचारकों के जरिए यह ज्ञान चीन में पहुंचा था। तो चीन में कौन ले गए थे? बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले। ठीक, दशमलव के ज्ञान को चीन में ले गए, और
बगदाद में इसका प्रचार 850 सन 850 ईस्वी के लगभग हुआ था। गुप्त काल हमारे ज्ञान और सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण काल था। तो गुप्त काल में हमारे भारत का उत्कर्ष बहुत अधिक फैल गया था। इस समय ये स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक, ज्ञान और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन से काल को कहा जाता है? ज्ञान और संस्कृति विकास का स्वर्ण काल, गुप्त काल को। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो बाकी फैक्ट बचे हैं उसको अगली क्लास में देखेंगे। क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों। आप लाइक करना भूल जाते हो या छोड़ देते हो हर बार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। और नेट जारे वाले ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर मैसेज जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।